हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एग्जाम। तो अभी हम इस वीडियो में एम एस एक्सेल के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो हम पढ़ेंगे। ये बनाने का लेक्चर पर्पस यही है कि आपको बेसिक से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक्सेल में, वो हर एक चीज़ पढ़ेंगे। बट इस वीडियो में मैं अभी बेसिक ही आपको समझाऊंगा। कोई भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आपको बेस पता होना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ होती है, थोड़ा बेसिक तो होना चाहिए ना। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रैक्टिकल बेस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं उसको आपको थियोरेटिकली समझाऊंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा उसी चीज़ की आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी समझा पाऊँ। ठीक है, तो वो अलग अलग सेपरेट बनाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा, फिर प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब एम एस एक्सेल जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि एम एस एक्सेल क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलप particularly to aid a user to perform any specific task। ठीक है, अब एक्सेल में तो एक जो भी उसकी एप्लीकेशन होती है एम एस एक्सेल की, वो पर्टिकुलर टास्क ही परफॉर्म करते हैं ना। तो वही चीज़ होती है, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर टास्क जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एम एस एक्सेल हो गया, एम एस 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 हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, ये सभी किसके अंदर आता है? एम एस वर्ड हो गए, सभी किसके अंदर आता है? एम एस ऑफिस के अंदर। ठीक है, तो एम एस ऑफिस के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, हमने पढ़ा और सिलेबस में भी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज़ यूज टू मैनेज द कंप्यूटर itself, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इट रन इन द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में रन करते हैं। ठीक है, सो दैट द यूजर कैन रन हायर लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सर्टन टास्क। ठीक है, कि वो यूज़र जो है वो हायर लेवल जो एप्लीकेशंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म वो काम जो है वहाँ से उससे ले सके। ठीक है, तो वे मैं सेपरेटली ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लेक्चर डालूंगा, उसमें मैं आपको ये पूरा बता दूंगा क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आता है ना कि स्पेसिफिक जो पर्पस के लिए यूज़ होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बैकग्राउंड में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एम एस ऑफिस को हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्प्रेडशीट बनती है, वर्कशीट बनती है, टेबल बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये एम एक्स एक्सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब एम एक्स एक्सेल के अलावा वो भी बड़े सारे क्या कहते हैं प्रोग्राम हैं जो मार्केट में है। जैसे एम एस ऑफ एक्सेल हो गया, जैसे जोट फॉर्म टेबल्स हो गए, एप्पल नंबर्स, गूगल शीट्स, ओपन ऑफिस केली, लिब्री ऑफिस, जोलो शीट, लोटस 1 2 3, कोई कोई 12 13 है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपको पूछ लिया है कि कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो कहाँ से आप बताओगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, बेसिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इथरकेल, सी केबल, स्टैक बाय, तो ये सभी जो है वो स्प्रेडशीट के प्रोग्राम, जैसे एम एस ऑफिस है, एम एस एक्सेल है, वैसे ये सभी हैं। ठीक है, बट बस अलग अलग कंपनीज के हैं। गूगल शीट गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये बाकी है, ये 12 हैं टोटल, 12 हाँ 12 या 13 हैं, 12 हैं टोटल मेन। ठीक है, अब एम एक्स एक्सेल का यूज़ कहाँ पे आता है? एम एक्स एक्सेल मेनली यूज़ होता है डाटाबेस में बनाने में। ठीक है, डाटा एंट्री करने में, कैलकुलेशन करने में, कोई ग्राफ के रिलेटेड कोई डाटा, कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो वो। ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा एनालाइज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डाटा एनालिसिस कैसे होती है? थ्रू ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो वो कहाँ पे बनते हैं? वो आपके एम एक्स एक्सेल में, सॉरी, हाँ। ठीक है, उसके बाद वर्जन्स। ठीक है, एम एस ऑफिस का पहला वर्जन, एम एक्स एक्सेल का पहला वर्जन जो है वो 1985 में आया था, और एम एस एक्सेल का 11वां वर्जन 2003 में आया। और अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 2003 में जो एम एस एक्सेल था ना, उसकी कितनी रोज थी ये भी आप याद रखना, 65,536। ठीक है, कितने कॉलम्स थे? 256। और उसकी एक्सटेंशन क्या थी? डॉट एक्सेल्स। ठीक है, दोबारा सुनना, 2003 में जो एम एस एक्सेल था ना, उसमें रोज कितनी थी? 65,536। कॉलम्स कितने थे? 256। और एक्सटेंशन क्या थी? डॉट एक्सएलएस।
अगर पूछे मैं पूछूँ एक्सेल 2003 में बताओ, 3 की बताओ कि उसमें कितनी रोज थी, तो उसमें इतनी रोज थी, 65,536। कॉलम कितने थे, ये भी उतने थे। अगर मैं 4 भी पूछूं, 5 भी पूछूं, 6 भी पूछूं, तो यही आएगा अप टू 7 तक। ठीक है, 7 7 को 6 तक, सॉरी 7 को, फिर ये दोबारा इसका वर्जन आया कौन सा, वर्जन 18। ठीक है, और वही वर्जन, सॉरी वर्जन 18 बोला, वर्जन 12। ठीक है, अब वही वर्जन जो है वो चल रहा है। ठीक है, 7 का ऑनवर्ड्स अभी अभी सभी में यही यही जो चीज़ें हैं वो चल रही है। ठीक है, अब देखो रोज़ कितनी बन गई, ठीक है, और कॉलम कितने हो गए, और एक्सटेंशन क्या होगी, है ना, चेंज हो गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से वर्जन के बाद जो है एम एस एक्सेल में रोज़ जो है और रोज़ कॉलम्स और उसकी एक्सटेंशन जो है वो चेंज हुई, 2007 के ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो कितनी रोज़ है, कितने कॉलम्स हैं, ये सभी मैंने डाटा लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, 16,384, ये 2 × 14 ऐसे इस फॉर्म में पूछ लेता तो मैं सीधा लिख दिया आपको। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद 1 लाख रोज़ ऑलमोस्ट बना दी उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वर्जन है जो लॉन्च ही नहीं हुआ। वो वर्जन था 13, क्योंकि 12 के बाद जो है उन्होंने 14 लॉन्च करा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा होगा 13 काम खराब कर सकता है, इसलिए उन्होंने 13 लॉन्च नहीं करा। ठीक है, एम एस एक्सेल 2000, सॉरी वर्जन आया 14वां जो वर्जन आया कब कब आया, 2010 में। इसमें प्राइवेट टेबल का भी ऐड हुआ, स्पार्कलिंग ग्राफिक्स भी ऐड हुए, और 64 बिट वर्जन जो है वो इसी टाइम में आया था। ठीक है, अब स्पार्कलिंग ग्राफिक्स क्या होते हैं, प्राइवेट टेबल्स क्या होते हैं, भाई अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप बस समझ पढ़ लो बस। बाकी इसको कोशिश करूँगा कि मैं एक, जब मैं प्राइवेट बोल रहा हूँ, जब मैं उसको प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश करूँ, तो मैं ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँ, क्या फाइबर टेबल होता है, क्या स्पार्किंग ग्राफिक्स होते हैं, क्योंकि ये तो अब प्रैक्टिकल करने की चीज़ें है ना। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है कि थोड़ा आपको एक आइडिया लग जाता है क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मैं सीधे प्रैक्टिकल चीज़ें करवाऊंगा तो भाई आपको समझ नहीं आएगा क्या चीज़ें करवा रहा है बंदा, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेटेस्ट वर्जन जो है वो 18 आया 2021 में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब हम एम एस एक्सेल को हम कैसे रन कर सकते हैं, एम एस एक्सेल को हम रन कमांड से भी रन कर सकते हैं, अगर हम विंडो प्लस आर की दबाएंगे। जी, ये जनरली हम करते तो नहीं है। ठीक है, सीधे, ठीक है, हम सीधे आल प्रोग्राम से जाते हैं, ये वाला ऑप्शन जो हम लेते हैं, ऑल प्रोग्राम्स, एम एस ऑफिस हो जाता है, फिर एम एस ऑफिस पे क्लिक करते हैं, उसको एम एस एक्सेल आ जाता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि कई बंदे जो होते हैं जो रेगुलर एक्सेल का यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, आपने जो भी ऐप है, जो एप्लीकेशन है, इसको टास्क बार पे पिन कर देते हैं। अब आपको पिन नहीं करना आता होगा, टास्क बार क्या क्या होती है वो भी नहीं आता होगा कईयों को। ठीक है, तो कोई ना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा लेक्चर में, प्रैक्टिकल में। ठीक है, उसके बाद वर्क बुक क्या होती है, वर्क बुक होती है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। जैसे आप बुक लेते हो, आप नोटबुक लेते हो। ठीक है, अब नोटबुक के अंदर शीट्स होती है ना, पेजेस होते हैं, तो वो कलेक्शन ऑफ शीट्स जो होती है वो नोटबुक कहती है, तो वही उसे नोटबुक को हम वर्कबुक कहते हैं इस एक्सेल में। ठीक है, अब एम एस एक्सेल में क्या होता है कि एम एस एक्सेल में जब हम कोई भी फाइल सेव होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट कोई किस नाम से सेव होती है, तो बुक 1 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एम एस एक्सेल में कोई भी फाइल जो है वो सेव होती है। ठीक है, उसके बाद गाइडलाइंस क्या होती हैं, गाइडलाइंस होते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट सेल विद द हेल्प ऑफ रोज। ये क्या कहता है, सेल्स को रिप्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब रोज क्या होते हैं, रोज होते हैं वर्टिकल, और कॉलम क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रोज क्या होते हैं वर्टिकल और कॉलम्स क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल। रोज ऐसे, कॉलम ऐसे, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, रोज ऐसे कॉलम ऐसे बने। ठीक है,
तो बस ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको देखो, अभी ए मैंने कैसे लिखा हुआ है, ए स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट ए जो है वो पहला वो कॉलम, ठीक है, पहला। जेड कौन सा होगा, 26वां, क्योंकि अब देखो अल्फ़ाबेट जो है वो ए से लेकर जेड तक ही होते हैं ना। अब अगर 26 तक हो गया तो अब उसके बाद 27वां कैसे आएगा, 27वां आएगा ए ए, 28वां कैसे आएगा ए बी, 29वां कैसे आएगा ए सी, 30वां कैसे आएगा ए डी। चलता रहेगा, ए डी ई एफ जी एच जेड तक चलता रहेगा। फिर जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, ये जेड पहुँच गया ना 52। अब यहाँ पे देखो जेड रिमूव हो गया, इन सॉरी जेड की जगह ए की जगह क्या आ गया, बी आ गया, जेड की जगह क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, क्योंकि ए बी सी तो जेड तक ही होती है, उसके बाद तो फिर वो रिपीट ही होने शुरू कर देती है ना, तो वही चीज़ें हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ये चीज़ें हैं, ये इसको ना आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा सा शॉर्टकट की ये समझने वाली है। आप ऐसे समझ लो कि हम फर्स्ट कॉलम पे जाते हैं तो उसका फर्स्ट कॉलम का नाम क्या होता है ए, लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है एक्स वाई एक्स एफ जेड, और फर्स्ट रो 1। ये आपको मैं समझाऊंगा यार, ठीक है, इसको रहने दो। और क्या चीज़ें हैं, सेल क्या होता है, ये सेल क्या होता है, ईच इंडिविजुअली बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट। सेल सेल ये बताने वाली चीज़ें हैं प्रैक्टिकल, इतना समझाने वाला है। इसमें क्या समझा सकता हूँ मैं। कर्सर जो होता है, कर्सर जो होता है, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, अब यही चीज़ जो है पॉइंटर जो है वो आपका उसमें भी होता है, लेफ्ट, जब आप वर्ड चलाते हो यार, ठीक है, माउस से जो कर्सर करते हो, तो वो कर्सर को क्या कहते हैं, हम सेल पॉइंटर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चीज़ को हम सेल पॉइंटर कहते हैं, तो कर्सर को हम सेल पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, उसको सेल अलाइनमेंट कैसे होती है, सेल अलाइनमेंट क्या होती है, जब हम नंबर लिखते हैं ना तो नंबर हमेशा जो है वो राइट अलाइनमेंट में आते हैं। इसमें जब लिखूँ 9000 लिखूँगा ना, तो ये देखना अभी हमेशा इन राइट की तरफ, राइट से लिखा जाएगा। जब हम लिखूँगा राकेश, ये हमेशा लेफ्ट से लिखा जाएगा। अब राइट अलाइनमेंट क्या होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होती है, टेंशन ना लो, इसको मैं कोशिश करूँगा कि संडे को मैं आपको, अभी मेरा फोकस ये है कि मैं अभी तक जो भी संडे तक जो भी जितना भी आपको मैं थ्योरेटिकल करवा सकता हूँ ना वो मैं करवाता हूँ। फिर संडे को हम एक लेक्चर कंपाइल करके ना मैं रिकॉर्ड करके प्रैक्टिकल का, तो वो मैं फिर वो डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद सेल एड्रेस क्या होता है, सेल एड्रेस होता है, देखो अब ये लिखा है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये A1 लिखा हुआ है। अब ये A1 क्या है, A1 ए क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, रो। ठीक है, ठीक है, ए यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया, ये देखो यहाँ पे बोला गया, अब देखो सेल एड्रेस जो होता है वो कहाँ पे लिखा जाता है, नेम बॉक्स में लिखा जाता है। नेम बॉक्स कहाँ पे होता है वो मैंने आपको फोटो भी बताई थी, है ना, तो वो देख लेना। तो अब अगर मेरे को लिखना है सेवन्थ एड्रेस, ऐसे लिखना सेल एड्रेस ऑफ सेवन्थ कॉलम और फिफ्थ रो। अब सेवन्थ कॉलम कौन सा होगा, ठीक है, अब देखो जो कॉलम होते हैं वो ए से शुरू होते हैं। सेवन्थ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, सेवन्थ पे ई एफ जी, हाँ जी आता है, तो जी आ गया यहाँ पे, और फिफ्थ रो, बस ऐसे लिख देना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि आपको पूछ लेगा सेल एड्रेस बताओ एट्थ कॉलम का और फिफ्थ रो का, तो एट्थ कॉलम यानी एच, फिफ्थ रो यानी 5। सेल कॉलम बताओ पंद्रहवीं कॉलम का और सेवन्थ रो का। ठीक है, तो 15वां कॉलम जो भी होगा, 15वां अल्फ़ाबेट देख लो कौन सा है, रो तो 7 ही आएगी। ठीक है, अल्फ़ाबेट देख लेना 15वां कौन सा है, ई जे ओ, ओ होता है O7। हाँ, बस ऐसे ऐसे या अपने सेल एड्रेस लिखने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।